ठीक। जो हेबर्स प्रोसेस है आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, इनको हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या दिया है। लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, मतलब बड़े पैमाने पे अगर आपको प्रिपेयर करना है नाइट्रिक एसिड, तो हेबर्स प्रोसेस होती है बहुत ज्यादा प्रमाण में। अगर नाइट्रिक एसिड चाहिए इंडस्ट्रियल स्केल में तो ये चाहिए। हम लोगों ने जो मेथड थी, जस्ट अ सेकंड, काम गई तो हम लोगों ने लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखा है, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड विथ नाइट्रेट, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट या तो सोडियम नाइट्रेट। लेकिन अगर लार्ज स्केल में अगर इंडस्ट्रीज एरिया में चाहिए तो इनके लिए हमारे पास है, दैट इज द हेबर्स प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, सॉरी हेबर्स नहीं है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस किसके लिए थी? अमोनिया के लिए थी, राइट। तो ये याद रखना, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड एंड इन्वॉल्व टू स्टेप, दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनिया जो है उनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा और यहाँ पे प्लेटिनियम एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और कैटलिस्ट के फॉर्म में प्लेटिनियम इंस्टॉल होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है 6H2O, कुछ एनर्जी है 21 किलो कैलोरी, ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहला स्टेप ये है। ये रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ 95% अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो भी हम लोगों ने अमोनिया रिएक्टेंट में डाला था उसमें से 95% अमोनिया है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब दोबारा इनको ऑक्सीडेशन किया जाएगा, लेकिन इस बार नाइट्रिक ऑक्साइड को, इनको हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिलेगा 2NO को ऑक्सीडेशन करेंगे, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो 50 डिग्री टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा एंड फर्दर दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू वाटर एंड ऑक्सीजन, it will produce HNO3. So this is the Ostwald process, ठीक। The Ostwald process has many well-known uses in both the industrial and health field. Through the Ostwald process, nitric acid is commonly used in fertilizers of pharmaceuticals. It is because its chemical reaction with some compound. It is also used in rocket fuel and explosive like ट्राइनाइट्रोटोलुएन। तो ये बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ये रिएक्शन में दो स्टेप है, पहला ऑक्सीडेशन, 95% ऑफ द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका फर्दर HNO3 मिलेगा, ठीक है। दिस इज द ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स, इनसे ही बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, और इवन यूज इन द रॉकेट फ्यूल। तो एक बार शायद पूछा गया हुआ क्वेश्चन है इनका, ठीक है। तो रिएक्शन आपको याद रखनी है, बैलेंस करने के लिए भी दे सकते हैं या तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस की रिएक्शन भी दे सकते हैं। एक चैम्बर है, उसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया जाता है। इन दिस प्रोसेस 1 part of ammonia and 8 part of oxygen by volume are introduced.
तो वो याद रहे, 1 पार्ट अमोनिया का और 8 पार्ट ऑक्सीजन का बाय वॉल्यूम इंट्रोड्यूस किया जाता है चैम्बर में। वहां पे कैटालिटिक चैम्बर है, इसमें प्लेटिनियम गेज होता है, प्लेटिनियम की जाली होती है जो कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करेगी और 750 टेम्परेचर होना चाहिए। फिर हम लोग जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा उसको कूल करके, देखो वहां पे फिगर दी है, और कलेक्ट किया जाता है। is transferred to another oxidizing tower where about 50 degree temperature it is oxidized to nitrogen dioxide. Absorption of nitrogen dioxide by formation of HNO3. तो आप ये प्रोसेस यहाँ पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये चैम्बर है, सिंपली मैं बता देता हूँ, एक चैम्बर है, इस चैम्बर में बाय वॉल्यूम ये वाला चाहिए 1 वॉल्यूम अमोनिया, 8 वॉल्यूम ऑक्सीजन, यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में है प्लेटिनियम गेज होगा वायरिंग। अब वो टेम्परेचर 750 रहेगा, ये प्लेटिनियम है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, उसको एक फर्दर दूसरे चैम्बर में डाल दिया जाता है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, इनको एब्जॉर्ब करवाया जाता है पानी पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HNO3। ठीक सर फिगर में और एक एब्जॉर्प्शन टावर दिया है, उसका क्या करना है? फर्दर यहाँ पे थोड़ा उसका रखेंगे कि जो एक्स्ट्रा दूसरा कुछ अनरिएक्टेड अमोनिया है उनको वापस एब्जॉर्ब यहाँ पे करवाया जाएगा। देखो पानी में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मोस्ट प्रोबेबली कन्वर्ट हो ही जाएगा, फिर बचा कुचा कुछ होगा एयर जो भी, वो यहाँ पे पास किया जाएगा, शायद कुछ इसमें मिल जाए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द टावर एंड वाटर इज शोवर्ड ओवर इट, हेंस नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऊपर शोवरिंग होती है, तो दोनों में मिलेगा आपको, क्योंकि कौन सा अगर कुछ गैस जा रहा है तो और भी अगर बच गया है तो भी वो नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से जो आपकी प्रोसेस है वो चलती है। और आपका एग्जाम का टाइम टेबल भी आ गया, तो 5th डेट को मैथ्स का है। मैथ्स में कौन से चैप्टर बाकी है वो हम लोग इनको खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग लेंगे मैथ्स। ठीक, स्टैटिस्टिक के सारे बाकी है, मीन मीडियन मोड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस यस, तो हमको सिर्फ मेथड सिखानी पड़ेगी मुझे, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सा? हाँ, इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन। सर उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या है ना वो खत्म हो गया? नहीं स्कूल पे तो शायद पता नहीं चल रहा है। इतना खतरनाक सर ने ले लिया उनको। और सर वो है ना, मतलब मैंने मतलब मेरा एक मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो मैं लेट ज्वाइन हुआ, तो मैंने वो आधी प्रोसेस उसकी सुनी थी, तो मैंने दोबारा बोला कि सर ये समझ में नहीं है, तो उसने मना बोल दिया कि मैं ये नहीं होगा। फिर उससे उस लेक्चर से मैंने उसके लेक्चर में जाना ही बंद कर दिया, उसके लेक्चर में ही नहीं जाना है। ऐसा नहीं रखते, जाना भाई तू, ठीक है, ऐसा दिमाग से निकाल दे। ओके, हम लोग करेंगे। अरे इधर कितना मस्त समझाते हो, तो उधर क्या जाने की जरूरत है, आप करा दोगे ना, आपके भरोसे। मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन जाना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा ज्यादा रखना नहीं। तो फिर क्या है, ईगो को साइड में रखना चाहिए, जितना भी जहां से ज्ञान मिले वहां से ले लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो हम लोगों ने कल फिजिकल प्रॉपर्टी आई थिंक तो कंप्लीट कर लिया। तो मैं 2 लेक्चर रखूंगा अभी कल से, शायद कल से, आज थोड़ा मतलब 1-2 दिन बीच में मेरे को वापस जाना पड़ेगा। एक जो डेथ हो गई थी उनका, 12th क्या कि बार मुझे दाड़ो जाना पड़ेगा, तो मैं 2-2 लेक्चर लूंगा, अभी भी लूंगा और शाम को भी लूंगा, लेकिन कब लूंगा, कल से लूंगा शायद। कितने 6 से 7। ऐसा नहीं, कितने दिन? शायद मैं 2 दिन जाऊंगा, या एक दिन मैं मिनिमम 1 दिन, 2 मैक्सिमम 2 दिन।
ठीक है हाँ, आप जाओगे फिर आप जो 2 टाइम चलेगा क्लास चलेगा। करने वाले हो वो कितने दिन लोगे ऐसा? मतलब जब तक कंप्लीट ना हो जाए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब जितना एग्जाम जितना नजदीक आएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। देखो आज कितनी हो गई, 23-24 तो हो गई, 25 हुई, 22 हुई, तो शायद वैसे तो बहुत दिन देर देर है। अगर नहीं होगा सिलेबस तो की बात करो। चलो हम लोग खत्म करते हैं इनको। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर ली थी, आई थिंक सो। ठीक, केमिकल्स में भी शायद अल्कली कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट पे शायद पहुंचे थे। ओके, हाँ। सर एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड बाकी था बस। तो हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड भी देखा था, एसिडिक नेचर का देखा था, एक्शन विथ इंडिकेटर भी देखा था, एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड देखा था। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रिएक्शन भी मैंने बताई है शायद हाइड्रोक्साइड वाले। ओके, देख लेते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, मतलब इंडिकेटर वाला हो गया था, वहां से स्टार्ट करते हैं। एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, आपको पता है एसिड है तो हमेशा मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइजेशन, तो सीधा आपको पता है एसिड बेस सीधा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पे नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट सॉल्ट में होगा, कोई भी मेटल ऑक्साइड है। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए, देखो पोटेशियम ऑक्साइड, तो आपको पता है मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर द बेस। इसका रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करते हैं, वो भी डाइल्यूट है तो ही एसिडिक है, वरना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक, दूसरा भी दिया है अप टू द कॉपर ऑक्साइड तक दिया है, और वो रिएक्शन भी बोर्ड में तो नहीं पूछी है लेकिन इंपॉर्टेंट है सी। कॉपर ऑक्साइड का अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, आपको पता है कॉपर नाइट्रेट होगा और पानी मिलेगा। कितना मिलेगा? वाटर 1 2, यहाँ पे ट्वाइस लगाना पड़ेगा तो H2। ठीक, इस तरह से रिएक्शंस आएगी। एक्शन विथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड बेसिस, तो आपको पता है बेस के साथ भी एसिड प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये एसिड है HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में, तो हमेशा पोटेशियम नाइट्रेट मतलब सॉल्ट बनाया प्लस वाटर बनेगा, खत्म। तो ये तो जनरल रिएक्शंस बहुत सारी हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्शन विथ मेटालिक कार्बोनेट। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि HCl में हम लोगों ने देखा था कि कार्बोनेट के साथ अगर डाइल्यूट एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, CO2 H2O, या सल्फेट के साथ या तो सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड वाला जो सेम थिंग एसिड बेस में पढ़े थे वही यहाँ पे रिपीटेशन। तो कार्बोनेट की रिएक्शन लिखता हूं मैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम कार्बोनेट के साथ अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो आपको पता है ये सॉल्ट प्लस एसिड, तो आपको नया सॉल्ट मिलेगा दैट इज KNO3, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट है जहां जहां उनका एसिड के साथ जब भी रिएक्शन होगा, कोई भी यहाँ पे HCl होता या H2SO4 होता डाइल्यूट फॉर्म में, तो यही रिएक्शन आता, मेटल सॉल्ट यहाँ पे अलग हो जाता और कुछ नहीं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके। कॉपर कार्बोनेट का भी दिया है देखो, तो सिर्फ चेंज क्या होता है, यहाँ पे कॉपर की जगह पे पोटेशियम आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, तो ये जनरलाइज रिएक्शन दी गई है। नेक्स्ट एक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम थिंग है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम बाइकार्बोनेट जिनका मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम रिएक्शन होगी और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा
पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2, ये गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, चाहे मेटालिक कार्बोनेट हो या मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जब भी एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगा। तो ये जनरलाइज दिमाग में फिट कर लो आप। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन देखो तो आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए कि मेटालिक कार्बोनेट है कि मेटालिक सल्फेट है, सल्फाइड है। देखो वापस पीछे इसके बाद की रिएक्शन वही है, एक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड। तो पोटेशियम सल्फाइड देखो K2SO3, इनके साथ अगर HNO3 रिएक्ट होता है तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, पानी बनाएगा और SO2 बनाएगा। ठीक है, देखो सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला, कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो ये चीजें आपको सर ये मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता क्या? मेटल सल्फाइड नहीं S वाले कौन देगा? तो K2S Na2S। एक मिनट, ये अपना क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक रिएक्शन नहीं देता K2S या Na2S के साथ? नहीं देगा। हाइड्रोक्लोरिक देता था इसलिए बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड। HCl is much more acidic in nature as compared to this। ये थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा है। ठीक, सर मैं कुछ समझा नहीं। एसिडिक प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरीज होता है। तो HCl के साथ बराबर ज्यादा रेडी। ठीक, समझ गए। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस मतलब पूरे चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इनकी इंपॉर्टेंट है। एसिडिक प्रॉपर्टी तो है ही, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन मोर इट इज नोन एज अ नाइट्रिक एसिड नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाउ डज नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नाइट्रिक एसिड इजीली डिकम्पोजेस टू लिबरेट निसेंट ऑक्सीजन। ये जो इनके पास ऑक्सीजन है ये डिकम्पोज हो जाता है और इजीली निसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। जो अनस्टेबल है किसी के साथ भी ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाएगा। तो ये निसेंट ऑक्सीजन वाली रिएक्शन में यहाँ पे आपको बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे वाली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें तो O2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पे? पेज नंबर 165 है, आगे वाले पेज में केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पे हीट अलग है, हीट करेगा तो डिकम्पोजिशन होगा ना, यहाँ पे हीट की जरूरत नहीं है। हम लोग तो इसमें क्या हो रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी भी सब ऑब्जेक्ट के साथ मतलब ये निसेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक, बराबर रेडी। वो हीट वाला है, टेम्परेचर दोगे तो डिकम्पोज होना है, तो अलग प्रोडक्ट थोड़ी बनेगी। यहाँ पे HNO3 है, कॉन्सेंट्रेटेड है और पानी बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और निसेंट ऑक्सीजन बनेगा। डाइल्यूट एसिड है तो भी सेम रिएक्शन है, थोड़ा प्रोडक्ट अलग चीज है। ये रिएक्शन याद रखिए, ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट HNO3 है, सॉरी मैं भूल गया। तो यहाँ पे वाटर तो बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक, और यहाँ पे निसेंट ऑक्सीजन तो दोनों में बनता ही बनता है। तो देखो डाइल्यूट फॉर्म में भी मच मोर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा ज्यादा है। ठीक, तो द निसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज मेटल। अब ये ऑक्सीजन तो रिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन कर ही देता है। मैंने शायद पहले भी बताया था, वो एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं मिलता। 21% जो ऑक्सीजन है ये कभी नहीं बचता, बिकॉज ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में 21% बचा है ऑक्सीजन।
तो शायद ऐसा होता कि हम लोग ऑक्सीजन नहीं होता तो आज हम लोग नाइट्रोजन इनहेल करते होंगे, कुछ ऐसा नेचर भी बना देता। तो अलग चीज है ये सारी चीजें। तो ये डिसेंट ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, किसी के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ अंडरगोज रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैन बी, नाइट्रिक एसिड खुद के साथ ऑक्सीडेशन कर सकता है और प्रोडक्ट बना सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो खुद भी डिकम्पोज ऐसे पड़ा पड़ा हो जाता है, टेम्परेचर या तो कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड कर सकता है। तो इट कैन फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, इवन नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकता है अगर थोड़ा टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दे और कॉन्सेंट्रेशन इनके बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट रखे या तो इससे कम और कर दे, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस हम लोग कहते हैं वो भी बन सकता है। ठीक। Oxidation of non-metals. Non-metal like carbon, sulfur, phosphorus on boiling with concentrated nitric acid are oxidized to form their oxide. Oxy acids बनाते हैं। For example, non-metal यहाँ पे दिया है चारकोल। चारकोल मतलब होता है कार्बन, ठीक है, कोयला। खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिबरेट कर सकता है। तो कार्बन के साथ HNO3 और इसको बॉइल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जो निसेंट ऑक्सीजन था वो रिएक्शन कर दिया इसके साथ, यानी निसेंट ऑक्सीजन था इसके साथ रिएक्शन कर देंगे और 4NO2 बन जाएगा। ठीक। सल्फर है तो सेम रिएक्शन लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा, सॉरी HNO3 ज्यादा। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ये चीज याद रखना। H2SO4 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड बना सकता है और कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं इनका। तो अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड दो जगह पे मिल रहा है, दोनों में सेम रिएक्शन है लेकिन बैलेंसिंग डिफरेंट है और कुछ नहीं। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये तो नॉन मेटल का था। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है या तो ऑक्सी एसिड बना देता है। अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, इस वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो ठीक ऑक्सी एसिड बनाने का काम करता है। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल को भी ये कन्वर्ट कर सकता है। In general, metal react with mineral acid to form their respective salt and hydrogen gas. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल इनका मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन डाइल्यूट हो तो, और ये आपको पता है तो ट्वाइस KNO3 प्लस H2 हाइड्रोजन लिबरेट करता था, याद हो। ये रिएक्शन नॉर्मल होती है मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी मिनरल एसिड के साथ। However, nitric acid is powerful oxidizing agent. The hydrogen formed during its action with metals reduce the nitric acid to produce such as NO, nitric oxide और nitrogen dioxide. तो ये जो है, ये इनको जो बचा कुचा है इनको इनके साथ रिएक्शन करता है और भी कुछ प्रोडक्ट बना सकता है जो नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है। Nature of the product reduction depend upon concentration of the acid and temperature. तो कितना ऑक्सीडेशन करवाएगा किसी भी मेटल का, नॉन मेटल का, किस पे डिपेंड रहेगा? टेम्परेचर पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर ज्यादा एसिडिक है, इनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है HNO3 का, तो ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। नाउ एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। Dilute nitric acid react with copper at room temperature to form copper nitrate, water and nitric oxide gas. ये important है, ये आपको इनके नीचे ही लिख रहा हूँ। तो मेटल प्लस HNO3 ये आना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन अलग तरीके से दे रहा है। देखो कॉपर का रिएक्शन हो रहा है HNO3 के साथ, यहाँ पे आपको 3 कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
नेक्स्ट एक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। अब इन्हीं का ये डाइल्यूट करना, ठीक। अब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के साथ। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमको 8HNO3 लेना है? वो तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अगर कॉपर से स्टार्ट करोगे फॉर एग्जांपल ऐसा, और आपको सामने प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगी, तो उनका बैलेंसिंग आपके करना है। वो तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, कहाँ पे कितने घटते जाते हैं उतना बढ़ाते जाते हैं। हम लोगों ने शायद 9th में किया था हीट एंड ट्रायल मेथड, याद हो सबसे मेथड है, ठीक। यस। और 4HNO3 ये तो एक दो बार रीड करोगे तो तुरंत पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो यही होता है, प्लस वाटर और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये देखो ये डिफरेंस है, बाकी पूरी रिएक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है, नंबर्स ओके। लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉपर रिएक्ट करके, बाकी तो नॉर्मल है, लेकिन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये दो डिफरेंस की वजह से इनका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, शायद पूछा है, देख लेना जरा। टेस्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। तो देखो हर कंपाउंड की टेस्ट कहीं ना कहीं पूछेंगे ये लोग, एसिडिक फॉर्म में पूछेंगे या हाँ। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड नहीं समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 खुद डिकम्पोज हो जाता है और निसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ये निसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, जो किसी के साथ भी रिएक्शन कर देता है। मतलब मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है इसमें वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली एसिड में क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा नहीं है। इवन HCl में भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, क्योंकि वो तो ऑक्सी एसिड है ही नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट फॉर्म में भी ये निसेंट ऑक्सीजन बनाता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है, दूसरे मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है कौन ऐसा? सा है? HNO3 इसमें तो कौन सा है ऐसा? समझ में नहीं आया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है उसमें से? जो ऑक्सीजन दूसरे में ऐड कर दे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम लोगों ने 5 पढ़े, याद हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला हम लोगों ने कल परसों लिस्ट निकाला था वो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है जो जिसमें से ऑक्सीजन छूटा, मतलब अलग हुआ है और वो ऑक्सीजन किसी के साथ चिपक लेगा। तो जिसमें से आया ऑक्सीजन, जिस कंपाउंड में से ऑक्सीजन आया और दूसरे कंपाउंड के साथ देखो यहाँ पे, इसमें से ऑक्सीजन निकला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो गया, तो इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा, जो ऑक्सीजन डोनेट करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है। ठीक, यही था ना पूछने का मतलब? यस सुनो, यस। चलो इसके बाद एक टेस्ट दी है, टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। ये टेस्ट आपको तो करनी ही करनी है, 100% है। ठीक, तो ये एक चीज याद रहे, कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप जानते भी हैं, तो उनको छोड़ो, सिर्फ याद रखो कि नाइट्रिक मतलब HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ठीक, मैं बता रहा हूं। देखो ये रिएक्शन में रखता हूं ये वाली, बाकी इस रिएक्शन में हुआ क्या, कार्बन अकेला था, इनके साथ ऑक्सीजन आ गया। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन किसने डोनेट किया ऑक्सीजन?
इसने, तो इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता हूं। ठीक, हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो, या तो हम लोग ऑयल रिंग वाला भी कर सकते हैं, ये अलग है, हायर कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन चिपक जाएगा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो जाता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जिसका ऑक्सीजन डोनेट होता है, मतलब जो ऑक्सीजन देता है उस रिएक्शन में, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। खुद का रिडक्शन हुआ, इनका रिडक्शन हुआ, इससे ऑक्सीजन छीना गया, तो ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो इनके पास से देखो रिडक्शन हुआ, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे सिर्फ 1-2 ही बचे हैं। चलो, तो ये था, वापस रिजॉइन वाला प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। पहले 2-3 दिन चला, उसके बाद अब वापस रिजॉइन होना पड़ता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तो और टाइम बाकी है, 5-6 मिनट, तो टेस्ट हो जाएगी। चलो, एक्शन ऑफ हीट ऑन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब गर्म करेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। जब गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। और पहली रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, अभी मैंने आपको बोला था, ठीक है, जिसमें वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर turnings. Reddish brown fumes of nitrogen dioxide gas are evolved. Reaction mixture changed to greenish blue. कॉपर की अभी रिएक्शन मैंने लिखी थी, ठीक है, मैंने गलती से वो मिटा दी है। कॉन्सेंट्रेटेड और गर्म करेंगे इनको, तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है। आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड जब कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अभी रिएक्शन मैंने लिखी थी। अगर डाइल्यूट होता तो, सॉरी, डाइल्यूट होता तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद ब्राउन रिंग टेस्ट, आप लिख लो, ये आएगी पक्का है। ब्राउन रिंग टेस्ट किसी भी फॉर्म में पूछेंगे कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए ये कौन सी टेस्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये सब पूछते हैं। Prepare a freshly prepared saturated solution of ferrous sulfate. Saturated मतलब पानी लेना है, उसमें ferrous sulfate जो क्रिस्टल है उसको डालना है और डिसॉल्व करते जाना, जब तक डिसॉल्व हो तब तक करते रहना। ये हो गया ferrous sulfate solution, ठीक। Now take dilute nitric acid in test tube and add it freshly prepared FeSO4. तो ये टेस्ट ट्यूब लेनी है और इसमें HNO3 डालना है डाइल्यूट, और इसमें क्या ऐड करना है, फेरस सल्फेट, जो अभी हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो। नाउ टू द टेस्ट ट्यूब, ऐड concentrated sulfuric acid slowly along the side of the test tube. अब इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे थोड़ी टेढ़ी कर देनी है, ठीक, जो यहाँ तक भरा हुआ है हमारा ये दोनों मिक्सचर। अब यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, और वो इस धीरे धीरे डालना है कि अलोंग द जो सरफेस है वो जाए, ठीक। तो होगा क्या, एट ए जंक्शन ऑफ मिक्सचर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड and ferrous sulfate and concentrated sulfuric acid, brown ring is formed. The brown ring is formed is chemically nitrosoferrous sulfate. तो ब्राउन रिंग यहाँ पे बीच में कहीं पे देखने को मिलेगी, मतलब अलग कलर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द नाइट्रोसोफेरस सल्फेट विच इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, फिर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। तो जब तक यहाँ से H2SO4 जब हम लोग डालेंगे तो जहां पे उसका जंक्शन है, मतलब यहाँ तक भरा था वो लिक्विड ये दोनों का, वहां पे ये रिएक्शन करेगा थोड़ी देर के लिए। जब तक यहाँ से हम लोग H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पे ब्राउन रिंग फॉर्म होती है चारों ओर, पूरा सरफेस, एंड दैट ब्राउन रिंग इज ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, जो अनस्टेबल है थोड़ी। अगर यहाँ से H2SO4 डालना बंद कर दोगे तो ये थोड़ी देर के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि सारा कंपाउंड बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये। तो ये चीज याद रखना कि HNO3 था इसमें,
देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि HNO3 है वो अनस्टेबल है, तो ये वाटर बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन निसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक, यहाँ पे डाइल्यूट लिया है तो ये आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब ये फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड, और फेरस सल्फेट ऑन शेकिंग और हीटिंग, जब इसको शेक करते हैं या तो हीट करते हैं इसको, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, दो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों अलग हो गए। ये H2SO4 के प्रेजेंस की वजह से ये दोनों रिएक्ट करते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। उसके बाद तो why is freshly prepared ferrous sulfate solution used in brown ring test, इसमें FeSO4 फ्रेशली क्यों लिया? अगर पुराना लेंगे या तो अगर एक्सपोज टू द एयर है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब द नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल that is NO will not form an additive compound which ferric sulfate and hence the brown ring test will not succeed। अगर ये पुराना वाला लेंगे फेरस सल्फेट तो पड़ा रहेगा तो ऑक्सीजन के या तो एयर के प्रेजेंस में ये फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन नहीं देगा, जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो नहीं देगा, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ ये सॉल्यूशन इसमें डालेंगे और तो ही ब्राउन रिंग टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाई डज द ब्राउन रिंग डिसअपीयर व्हेन द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर शेकन, इसको जब आप हिलाओगे तो ये ब्राउन रिंग गायब क्यों हो जाती है? कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर शेकन, सम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स विद द वाटर प्रेजेंट इन द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। हम लोगों ने यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है, वो है क्या था? सैचुरेटेड था, लेकिन थोड़ा बहुत तो पानी होगा। जैसे हम लोग हिलाएंगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं देगा। दिस जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको पता पानी के साथ एसिड का वो एक्सोथर्मिक है, इसलिए पानी में एसिड नहीं डालते हैं, याद हो तो। ठीक है, स्लोली उसको स्टर करके डालते हैं और उसको कोल्ड उसमें भी रखते हैं, हम लोगों ने एसिड बेस में पढ़ा था। तो ये थोड़ा गर्मी की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, तो ये हीट की वजह से डिसोसिएट हो जाएगी। तो अलग, और ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, बबल के फॉर्म में निकल जाएगा, खत्म। नाउ यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इंडस्ट्रियल यूजेस, एक्सप्लोसिव, शायद ट्राई नाइट्रोटोलुइन का नाम सुना होगा, आतंकवादियों के पास ये मिलता है।